ध्यान देते हैं। जय हिंद। आज विगत कई दिनों से व्यस्तता होने के कारण वीडियो आने में लेट हो गई है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपनी लयबद्धता को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। आज हम किसी विशेष टॉपिक को न लेकर के हम जैसा कि कृषि विभाग का भी देखते हैं एग्जाम है, इसको हम मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिनके माध्यम से एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं ये एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। आइए कुछ हम ऐसे ही प्रश्नों को हम देखते हैं और एग्जाम में फंसाने की उम्मीद करते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए, जैसे हम अभी सबने पढ़ा था, है ना, बेशक कुछ सवाल आपको मिलेंगे ऐसे जो कि पढ़े हुए हैं और कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि नए हैं। ठीक है, आप इस वाले लेसन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, जैसे पहला सवाल है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को हम भैया पीडी कह देते हैं। अच्छा, अर्थात प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद में प्राप्त है? जैसे ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 123, 213 और 231, अनुच्छेद नंबर 148। ये जैसे आपके ऑप्शन हैं, जैसे हम आप सभी जानते हैं, लिखने की आवश्यकता। पहला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास, किस अनुच्छेद में है? तो आप जानते हैं पीडी कहे तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है ना। अध्यादेश जारी करता है तो अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है आप जानते हैं। ठीक, 10वीं क्लास से अगर एग्जाम है तो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, कि पता लगे संविधान के निर्माता में अनुशीलन समितियां ऐसी क्या थी, सब नहीं है, ज्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 123। अनुच्छेद नंबर 123 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक, अध्यादेश क्या होता है, इन सभी चीजों को हमने पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में, उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा हम प्रश्नों के माध्यम से ही देखते, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद अंतर्गत? आंसर होगा आपका अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 के तहत, यानी 123 के तहत। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये अनुच्छेद नंबर आप इतना याद रखेंगे कि 1, 2, 3, इसमें हम एक को उठा करके अगर बीच में रख देते हैं, बीच में, तो ये बन जाता है 213। अनुच्छेद नंबर 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखेंगे। अगर इसे हम 1 को उठाकर पीछे रख देते हैं तो 231 अर्थात 231 के अंतर्गत यह कहा गया है, याद रखेंगे, 231 के अंतर्गत यह कहा गया है कि एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। याद रखेंगे, अर्थात एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। यह अनुच्छेद नंबर 231 अर्थात 231 में कहा गया है। याद रखेंगे। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पीडी की बात कर लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना। तो अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना, एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 52। याद रहेगा। अनुच्छेद नंबर 53 कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है, जब ये राष्ट्रपति अगर होगा तो ये करेगा क्या? तो कहा गया है कि इसमें जो कार्यपालिका की शक्तियां सारी निहित होंगी।
ठीक। अर्थात अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है कि पीडी के पास सभी जो शक्तियां हैं, कार्यपालक शक्तियां हैं, वो किसमें होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। या ऐसा अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है। ठीक। अब अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया, फिर आगे कहा गया कि राष्ट्रपति पद हो गया, उससे कार्य क्या है? कार्य हो गए। तो ये राष्ट्रपति अब बनेगा कैसे, है ना? राष्ट्रपति कैसे बनेगा? तो इसकी बात की गई है किस अनुच्छेद में? आप जानते हैं 54, यानी 54 में। ठीक है, क्या है? 54 में, अर्थात 4 से 54, 4 से चुनाव, इससे अर्थात निर्वाचन है। ठीक है, तो कुछ इन चीजों को आप याद रखेंगे। इसी तरह जैसे एक आ जाता है अनुच्छेद नंबर 60, ज्यादा कुछ नहीं, अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है ना? क्या है? शपथ। ठीक, इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 61 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 61 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ज्यादा अंदर से सवाल आने की संभावनाएं नहीं है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें है? 61 में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 72, अनुच्छेद नंबर 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं? क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान की शक्तियां जैसे कहे तो यानी कुछ विशेष प्रकार की जो समस्याएं हैं, अगर जैसे मान लो फांसी आदि कुछ भी दे दिया गया, किसी को अगर 90 साल की सजा हो गई, मतलब मान के देख सकते हैं ना, सजा हो गई, तो उसको कम भी कर सकता है, नहीं कुछ भी कर सकता है। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। याद रखेंगे। और राष्ट्रपति से एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है, 143। अनुच्छेद नंबर 143 अर्थात 143, अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत यह कहा गया कि राष्ट्रपति यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह संवैधानिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सहायता मांग सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी सलाह लेने की अनुमति संविधान देता है। याद रखेंगे। तो सलाह लेने की अनुमति कहां है राष्ट्रपति को? अनुच्छेद नंबर 143 में, अर्थात 143 में। याद रखेंगे। लेकिन कुछ अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास में अनुच्छेद नंबर 131 अर्थात 131 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल का तो नहीं होता ना, एक वो अलग मैटर है, लेकिन संविधान के तहत किसी भी पार्टी का नहीं होता, ऐसा है। ठीक है, अगर ये मानेंगे, इनसे कोई सलाह मांगेंगे और मान लो वह सलाह राजनीतिक है तो राजनीतिक है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया हम तुमको सलाह नहीं देंगे। ठीक, किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 131 के तहत। याद रखेंगे। 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है किसको? राष्ट्रपति को, कि हम सलाह नहीं देंगे। ठीक है, यदि राजनीतिक मुद्दा है तो। लेकिन संविधान लागू होने से पूर्व की बात है तो उस पे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक, समझ पा रहे हैं? जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, यदि इसके पहले की अगर बात है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी है। ठीक, लेकिन उसके बाद के मामलों पर बाध्यकारी नहीं है। याद रखेंगे। कोई समस्या? इतने आर्टिकल आपको कंप्लीट हुए, इसमें कोई समस्या किसी को? ये राष्ट्रपति से संबंध रखने वाले कुछ आर्टिकल हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, मिटा देते हैं। फंडामेंटल राइट। ठीक, जैसे नॉर्मल सवाल है, छोटे छोटे सवाल जानते होंगे ना, तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल सवाल कहा गया है कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? ठीक, मौलिक अधिकार कहां से
प्राप्त किए गए हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार कहां से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन है इसमें यूएसए, है ना, यूएसएसआर, ठीक, और फ्रांस और स्पेन, ठीक। तो इनको आप याद रखेंगे। तो हमारे आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहां से प्राप्त किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार हम जैसा कि हम जानते हैं हमारे आपके संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का गहनता से अध्ययन किया, ठीक। अध्ययन करने के बाद वहां से हमारे आप सबके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको ले लिया, ठीक, नोट्स बना लिया छोटी सी, और उसको जो है ला करके हमारे आपके संविधानों में अंगीकृत किया गया, ठीक है। हम आप सब एक छोटी सी किताब नहीं पढ़ पाते, उन लोगों ने सोच कितने गहनता से अध्ययन किया होगा, सही ना। तो क्या आप बता सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट जो है हमारा आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा ये बता सकते हैं कि आप शॉर्टकट में भारत का नाम क्या होगा? संविधान में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, है ना, अर्थात भारत मतलब इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो है क्या है? भारत, ये तो कहा गया है ना। लेकिन इसे हम इस प्रकार से नाम क्या कर सकते हैं? तो आप जानते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन भारत क्या है? फेडरल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक। शॉर्ट में क्या बनेगा? FSI, ठीक है। जैसे अमेरिका के संविधान को बताया जाता है, अमेरिका को कहा जाता है कि अमेरिका एक अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। इन पार्ट में ध्यान देना इसको, क्या? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। यानी जो अमेरिका है, अमेरिका से याद रखना, अमेरिका एग्जाम में आई सवाल है, अमेरिका का जो फ्लैग है उसमें कितने स्टार हैं? तो अमेरिका के फ्लैग में 50 स्टार है। कितने? 50। जो 50 के 50 स्टार प्रत्येक राज्य को चिन्हित करते हैं, इसको प्रत्येक राज्य को। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहे तो देश की अर्थात अमेरिका की अलग नागरिकता है और वहां के राज्यों की अलग नागरिकता है। फिर सवाल एक है, मान लो नया आ जाए, ठीक है, नया आ जाए, कौन सा ऐसा देश है जिसकी तिहरी नागरिकता है? उसका आंसर याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। क्या नाम है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ तिहरी नागरिकता है, यहाँ देश की अलग नागरिकता है, उसके राज्यों की अलग नागरिकता है, उसके जिले की अलग नागरिकता है, ठीक, याद रखेंगे। इसी तरह अच्छा एक सवाल और आ जाता है, 2-3 सवाल है। कौन सा ऐसा देश है जहां के प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? उसका नाम सिएरा लियोन है। सिएरा लियोन, सिएरा लियोन देश का नाम है। यहाँ प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तो हम ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाते। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका याद रखेंगे, अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। मतलब समझ पा रहे हैं? वहां के जो राज्य हैं 50 के 50 देशों में, जो 50 के 50 जो राज्य हैं सभी में एक समझौता है, ठीक, सभी में एक समझौता है कि अमेरिका से जब चाहे वो स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। ये समझौता है, लेकिन संशोधन करके अब ये लगभग परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? जरा सोचो, अमेरिका संघ है, एक समूह है ना, उससे अगर कोई राज्य मान लो हट गया तब तो समस्या हो सकती है ना, अर्थात वहां के राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है। तो संघ तो टूट गया ना। तो उसी तरह कहा गया कि राज्य जो अमेरिका है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, ठीक, ये बात समझ में आई। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत में भी संघ है, लेकिन संघ यहाँ कैसा है? यहाँ फेडरल है। फेडरल मतलब भारत में यही परिभाषा पलट जाती है, भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। याद रखेंगे इसको, क्या है? भारत के लिए क्या कहा गया है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात कहने का है कि भारत के जितने राज्य हैं इन सभी राज्यों का खंडन किया जा सकता है, लेकिन कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। यदि वह अलग होने की मांग करता है
समझ लो वो देशद्रोह से भी बड़ा कानून है, अपराध है। ठीक, इसीलिए देखेंगे हमारे आप सबके यहाँ भारत में हर एक राज्यों में कितना भी मतभेद केंद्र सरकार राज्य सरकारों में हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं केंद्र सरकार में जैसे वर्तमान भाजपा कंपनी है ना, उसी तरह अन्य राज्यों में अलग अलग कंपनियां हैं, सरकारें हैं, है ना। तो वो तो कह सकती है ना अपने नेतृत्व, तो भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकती। यदि ऐसा कहेंगे देशद्रोह से भी बड़ा अपराध है। बात समझ पा रहे हैं? अर्थात हमारे देश में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, यानी कोई भी राज्य जो है देश से टूट नहीं सकता। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? बल्कि केंद्र सरकार जब चाहे तब राज्यों का विनाश कर सकती है। बात नहीं समझ पा रहे? जैसे हमारे आप सबके उत्तर प्रदेश में है, जब चाहे तब एमपी मिला सकती है। क्या दूसरा, अब तुम एमपी अलग नहीं रहोगे, एमपी यूपी सब एक में हो जाएगा। समझ पा रहे? और जब चाहे तब उत्तर प्रदेश के तमाम टुकड़े कर सकती है केंद्र सरकार, एमपी के तमाम टुकड़े कर सकती है। एमपी में कहो 90 टुकड़े कर दी। बात समझ पा रहे हो? ये केंद्र सरकार के पास अर्थात संसद के पास शक्ति है। ठीक, राज्य चाह करके भी नहीं मना कर सकता, मना कर सकता लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये किसके पास पावर है? हमारे आपके संसद के पास। संसद का गठन हम आप जानते हैं किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद नंबर 79 के। याद रखेंगे। तो ये दोनों फैक्ट समझ में कि भारत जो है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। ठीक, इसे याद रखेंगे। ये जो है फेडरल का मतलब जिस देश में राज्य अलग नहीं हो सकते वो फेडरल होते हैं, और जिस देश के राज्य समझौते के तहत हैं वो सब के सब क्या हैं? यूनियन है। ठीक, लग जाएगा? कोई समस्या है? चलिए आगे यूएसएसआर की बात करते हैं। यूएसएसआर सवाल पूछा जा सकता है, जैसे आप यूक्रेन और यूएसएसआर यानी रूस की बात करते हैं, है ना। रूस से क्या लिया गया है? तो हमारे आपके फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए? हमारे आपके फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिए गए। कहां से? यूएसए से। और याद रखें, कोई समस्या इसमें? ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है ये न्यायिक है। क्या है? न्यायिक है। फंडामेंटल राइट यानी हमारे आपके मौलिक अधिकार, अगर इनका कोई हनन करता है तो ये न्याय योग्य है। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे आपके फंडामेंटल राइट अर्थात हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद नंबर, ये मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। याद रखते हैं, जिनमें से हम 12 और 13 क्रमशः जानते हैं, है ना। 13 में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 13 में महत्वपूर्ण देख लेंगे। अनुच्छेद नंबर 13 में कहा गया है कि यदि संसद किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक, हमारे आपके यदि कोई मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला अगर संसद ने कानून बना दिया तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह अनुच्छेद नंबर 13 में कहता है। बात समझ पा रहे हैं? और हमारे आपके राज्य की परिभाषा दी गई अनुच्छेद नंबर 12 में। याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं। कोई भी संसद अगर ऐसा कानून बना देती है, जैसे मान करके चलो हमारे आप सबके यहाँ चलने घूमने आदि करने का अधिकार है ना, लेकिन संसद वह ऐसा कानून लगा दे कि भैया अब आज की बात भारत का कोई भी व्यक्ति, खासतौर से हमारे जैसे कहा गया, भारत में जैसे कहा गया कि अब आज की बाद 8 बजे के बाद लड़कियां या महिलाएं कोई भी घर से नहीं बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये तो देखा जाए तो एक प्रकार से विरोधाभास है ना, फंडामेंटल राइट का हनन है। तो यह अगर ऐसा कानून बनता है यह स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 13 कहता है, लग जाएगा। इस प्रकार के कोई भी कानून बनाए जाते हैं तो वह समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक, यदि मान लो गलती से बन भी गया, जबरदस्ती सरकार दिया गई, तो हम चले जाएंगे अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाएंगे। याद रखेंगे। अब ये भी याद रखना, केवल हमारे आपके फंडामेंटल राइट के लिए ही डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, यदि और किसी मामले की बात है तो पहले आप इनसे निपटेंगे, लोअर वाले जिले वाले, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। नहीं निपटेगा यहाँ पर भी तो ऊपर भेजा जाता है। याद रखेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं। लग जाएगा? कोई समस्या है यहाँ? ठीक, अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है तो आप याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक हमारा आपका समानता का अधिकार है, अर्थात समता का अधिकार। किसका? समता। याद रखेंगे। 14 में क्या कहा गया है? 14 में कहा गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है। ठीक, अर्थात कानून के लिए बराबर है, चाहे वो भिखमंगा हो, चाहे वो
राजा हो, याद रखेंगे, चाहे अमीर, चाहे वो जो है महिला हो, चाहे पुरुष हो, ठीक है, याद रखेंगे, और चाहे बीच वाला, मतलब कोई भी हो, सबके लिए क्या है, बराबर है। कानून सबके लिए क्या है, बराबर, लग जाएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एक निम्न से निम्न आर्थिक रूप से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। ठीक, अगर किसी को फांसी पर लटकाने के लिए करोड़पति को अगर सन की रस्सी में फांसी लटकाई जाएगी, तो वही में जो है एकदम जो गरीब व्यक्ति है उसको भी फांसी दी जाएगी, तो सोने की रस्सी बन दी जाएगी। ठीक है, ये नहीं पता लगा करोड़पति को सोने की रस्सी बनाई जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, याद रखेंगे। तो ये क्या, कानून के प्रति सभी समान है, अनुच्छेद नंबर 14 लग जाएगा। 15 नंबर में क्या कहा गया कि भारत का संविधान किसी भी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि 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 के आधार पर विभेदीकरण नहीं करेगा। ठीक, इसे आप याद रखें, छोटे से एग्जाम्पल है। ठीक है, व्यक्तिगत तौर से हम कृषि विभाग की जो एग्जाम है इसकी बात करते हैं, है ना। वो 61 का कहते भैया, ICAR है ना, ICAR, इस पे हम फोकस करते हैं। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं। अनुच्छेद नंबर 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन कहे तो मतलब सरकारी पद जो है कोनो अगर निकलेगा फार्म वार्म, तो वहां सभी क्या है, अधिकार है। एक प्रकार से देखा जाए, विधायक वक्त चुनाव चल रहा ना, यहू में जब मन चाहे वो खड़ा हो सकता है, वहां कौन अधिकार देता है, सही देखो तो बात समझ पा रहे हैं। और पता लगे जो विधायक चुनाव लड़ रहा तो 100 जने चुनाव खड़े हो जाए, समझ पा रहे। तो देखो सबकी एक अलग क्राइटेरिया है ना। तो लोक नियोजन में अवसर क्षमता कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 16 में। एकदम नॉर्मल प्रश्न आएंगे, इनके अंदर वह नहीं घुसेगा। अच्छा, ये ध्यान देना है, ICRA में इनमें सब में इनके अंदर ज्यादा जाने की संभावनाएं अति विरल है। ठीक, 17 में कहा गया है कि छुआछूत आदि का अंत है। ठीक, यानी अस्पृश्यता का अंत है, याद रखेंगे। जैसे पहले होता था कि भैया ये ठाकुर है, का छुओ ना, समझ पा रहे नहीं, ये ब्राह्मण है, इसे नहीं छुएंगे। ठीक, ये जात का चमार, जो इसके बगल में बैठते हैं, ऐसी कोई भावना नहीं। ऐसा पहले होता था ना, जैसे हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, ऐसा थे, बताओ लोगों के आगे थूम के खातिर हड़िया बांध देते थे। बताओ, ये भी कोई मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो वो ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, दूसरा भैंस बन गया का, है तो वही ना, वही पूंछ, वही हाथ, वही नाक, वही मुंह, सब तो वही है। हीमोग्लोबिनवा वही है कि नहीं। हीमोग्लोबिन अंदर जब देखोगे तो वही ऑक्सीजन ही प्रवेश का, सब तो वही है। और लेकिन बताओ चलते दूसरा जौन की जाए पद्धति नहीं मिट जाए, तो पीछे बताओ ताड़ के पत्ता बांध देते थे, समझ पा जाए ना, कितनी बड़ा विरोधाभास था, ये गलत बात था। तो इन सभी चीजों को अंत करने की एक ये बात है कि एक तलिया रही, बड़ी तलिया में अगर सोचो एक व्यक्ति अगर चला जाता था, वो अगर छू लेता था, ठीक है, अगर वो छू लेता था पानी में, तो बेचारे बताओ वैसे लोग तरह तरह के मर गए, बताओ केवल पानी की वजह से। तालाब बगल में ही, बस देखा गया कि वो ऐसे जाहिलों का है जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, थोड़ा ईश्वर का वह से निजता वाला अगर नाम दिया जाए तो वो भी बेकार है कि नहीं। ये सब विशेषताएं थी। तो इन सभी चीजों को अंत करने के लिए अनुच्छेद नंबर 17 बना गए। बच्चा अगर ऐसा करते पाए गए तो वो लटका दिया जाएगा। तो कहाँ, तो अस्पृश्यता का अंत कहाँ है, लग जाएगा 17 में। अनुच्छेद नंबर 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत। तो जिससे पहले नाम रख लेते थे, बताओ महावीर महिषासुर नाम रख लेते थे, इतना बड़ा तगड़ा नाम है, बताओ ऐसे नाम रख लेते थे। कत्ल खान सिंह, बताओ है कि नहीं, नाम दूसरा रख लेते थे कप्तान सिंह। तो कप्तान उपतान चाहे ऐसे गोली देख के डर लगे, लेकिन कोनो मतलब नहीं है, तो नाम रख लिया कप्तान सिंह, है कि नहीं। महाराजा धीराज पता नहीं का, तो कोनो मतलब के नहीं है, ठीक है। जैसे आज भी देखते होंगे राजनीति में से जाहिल गवार नाम सक्रिय हैं, जो कि राजा के पास भी रखे हैं। अगर देखा जाए उनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 18 है। सोच पा रहे ना, तो अनुच्छेद नंबर 18 है। बहुत सारे ऐसे हैं, बताओ अपने सामने रजवे के नाम लगाए पड़े हैं, है नहीं भाई। अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से हम आप भी तो राजा थे, क्या नहीं थे। आप अपने पूर्वजों को देखिए, जैसे आप व्यक्तिगत तौर से यादव घराने की बात कर लेते हैं, बताइए देश का सबसे धनाढ़ राजा क्या नाम था, राजा रामचंद्र देव। क्या हम आप सभी राजा नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर हम जैसे मौर्य वंश में देखा जाए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, तो क्या हम सम्राट नहीं लगा सकते हैं।
अगर सोचो जरा, जो लोग हम कहते हैं संविधान के इस आर्टिकल की धज्जियां उड़ाते हैं, सुतरा वास्तविकता में राजा नहीं है कंगाल, लेकिन लगाए हैं राजा पता नहीं कौन कौन से, ठीक है। तो हम आप सम्राट नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। तो राजा रामचंद्र देव को लेकर के हम राजा गोपाल ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करना दंडनीय है अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। जो जाहिल लगाए हैं दंड नहीं दिया जाता, वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है, ठीक है। वो शायद दूसरे ग्रह से आए होंगे, एलियन होंगे, है कि नहीं, आप ध्यान देंगे। समझ पा रहे हैं नहीं? जैसे गाँव में भैंसिया होते हैं ना, क्या कहें, कहीं मुर्रा है, वो कहेंगे पता नहीं वो हरियाणवी है, वो कहेंगे पंजाबी है ना। तो वही प्रकार हो सकता है दूसरे ग्रह से आए होंगे, तब हेतु उपाधि लगाए। सोच कर देखो तो थोड़ा है नहीं वास्तविकता, सोच पा रहे हैं। जब संविधान ने बराबर का अधिकार दिया क्यों ऐसा कर? तो उपाधियों का कौन अनुच्छेद तहत है 18 के तहत। लेकिन हाँ शर्त है, दो जगह पर आप लगा सकते हैं। यदि आप सेना में हैं तो आप अपने नाम के साथ उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप शिक्षा में हैं तो आप उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना, तो ये शैक्षिक उपाधि है, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर है तो शैक्षणिक उपाधि है, इंजीनियर फला फला लिख सकता है ना, बात समझ पा रहे हैं। लेकिन यही सेना में कर्नल जो भी है ना, जैसे सीडीएस बिपिन रावत जी, है ना, तो ये क्या है, ये सैनिक अर्थात सेना और शिक्षा में जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं, इनके अतिरिक्त कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते, या अनुच्छेद नंबर 18 कहता है, याद रखेंगे। तो ये समानता का अधिकार है 14, ठीक है। तो कितने प्रकार के हुए, एक यह हुआ। दूसरा 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के 22 तक ये है अभिव्यक्ति की आजादी अर्थात बोलने का अधिकार, है नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक, याद रखेंगे। जैसे अभी हमने जो भी बोला ये हमें बोलने का अधिकार है। जैसे अभी हमने आर्टिकल 18 के अंतर्गत बोला है ना, 18 में दिया गया है, तो ये बोलने का अधिकार है। कहाँ, इनके सबके बीच में। तो अनुच्छेद नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा याद रखेंगे। और अनुच्छेद नंबर 20, 21 इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20, 21 और 22, ठीक, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण निजता का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद नंबर 21 याद रखेंगे, याद रखेंगे, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं समय ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 21 के अंतर्गत क्या है बता सकते हैं। जैसे हमें किसी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे मान लो इतने समय जैसे भी कोर्ट में आया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट का मामला है ना, कहा गया था पति ने एक पत्नी की जो है अपने पत्नी की वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी, समझ पा रहे हैं। तो वॉइस रिकॉर्डिंग लपक के चली गई थी हाई कोर्ट, ठीक। कहा गया बिना हमसे बताए हमें आवाज कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो प्राइवेसी का हनन है, ठीक। हमें घूमने का अधिकार, जैसे मेनका गांधी केस में जैसे हमने आपको बताया था, पढ़ाया था, उनका पासपोर्ट वो जब्त कर लिया था, कहा तुमको खाए पिए मिलता, तुमको बाहर जाने की क्या जरूरत, तो हाई कोर्ट चली गई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। उसके बाद तब वहां पे उनको लागू किया गया। मतलब ये अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 22 तक सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल पेपर पूछा जाता है कि यदि किसी मामले पर अगर व्याख्या करना हो तो इसका अंतिम अधिकार किसके पास है, आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के पास, याद रखेंगे, ठीक है, लग जाएगा। अनुच्छेद नंबर ये 2 हो गए। नंबर 3 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके अनुच्छेद नंबर 23 और 24। 23 के अंतर्गत क्या है, 23 के अंतर्गत है यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का शोषण आदि 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 किए जाते हैं, जैसे दास प्रथा, है ना, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि तुमको जबरदस्ती बताओ तुमको 10वां बना लेते हैं, है ना। जैसे पीछे हम देखेंगे गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी पीछे पढ़ चुके हैं, तो गुलाम वंश में जो सब गुलाम है। ये सारी व्यवस्थाएं हटाने का प्रावधान कहाँ है, 23 में। अनुच्छेद नंबर 24 के अंतर्गत स्पेशल रूप से बच्चों के लिए है। किसके लिए, बच्चों के लिए। जैसे कहा जाता था कि हम आप जैसे मान लो कोई काम करवा रहे हैं और लेबरवा रखेंगे, 50 साल गए तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना। और छुटके लड़कों को उठा लाओ तो ज्यादा काम करते हैं ना,
वही बात जहां उनको 500 रुपया दिन में देना होगा, इस पूरा 5 रुपये में खाली कंफर्ट खवा काम चल जाता है ना। तो लोग ऐसा करते थे। तो कहा गया 14 साल तक अगर बच्चा नीचे गए, कोई लड़का पावा ना कारखाना आदि जगह पर समस्या है, तो वह कहा गया अनुच्छेद नंबर 24 याद रखेंगे, लग जाएगा। ठीक है, 3 हो गए। चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता है। कौन? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 28 तक। ठीक, अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत क्या है? तो 25 में यह कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हम इस्लाम हैं, है ना, तो हम इस्लाम हैं तो हम जाकर के सिख धर्म अपना सकते हैं, है ना, सिख धर्म अपना सकते हैं। मान लो अगर सिख धर्म अपनाएंगे तो थोड़ा हम जो है वह उनके धर्म के अनुसार उसमें जो कृपाण रखने का अधिकार है, तो कृपाण रखने का अधिकार अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत। याद रखेंगे, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत। याद रखेंगे, ये धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं। जब हम जरा सोचो, अगर हम सिख धर्म अपना लेंगे तो आगे क्या करेंगे? उनके कुछ रीति रिवाज भी होंगे, है ना, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान। तो धार्मिक अनुष्ठान इसका जो प्रावधान अनुच्छेद नंबर 26 में है। कहाँ है? 26 में। याद रखना है इसको, ठीक है। और धार्मिक अनुष्ठान में जरा मान करके चलो हम सिखों के गुरु के प्रथम गुरु जिनका नाम गुरु नानक देव है ना। गुरु नानक, अगर इनके हम कुछ आयोजन कराना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे भैया हमारा कोई सहयोग कर दो, है ना, तो हमारे सिख संप्रदाय वाले भाई क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। तो सहयोग करेंगे अर्थात चंदा इकट्ठा करने का अधिकार कहाँ है? अनुष्ठान। तो किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार 25, उसके तहत अनुष्ठान करने का अधिकार 26, और अनुष्ठान आदि करने के लिए चंदा वगैरह धार्मिक चंदा वगैरह इकट्ठा करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 27, है ना। जैसे आप जानते हैं हमारे आप सबके कुछ कंगाल भाई बहन होते हैं, है ना, दुर्गा पूजा आदि कराते हैं तो उसमें पैसा वगैरह खूब कस के मूर्तियां रखते हैं, है ना। तो मूर्तियां रखते हैं तो उसमें पैसा वगैरह रस्सी लगा के पैसा वगैरह उसमें बोलते हैं ना कि भैया दे दो ये, है ना, सोच पा रहे। तो ये सब किसके तहत है? अनुच्छेद नंबर 27 के तहत। याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 28 कहा गया कि भैया अगर इनसे सबसे मान लो हम दुर्गा पूजा वगैरह काम कराएं, पैसा इकट्ठा हुआ तो पैसा इकट्ठा का भाव जैसे 10,000 लागे रहा और चंदा इकट्ठा होगा 12,000 रुपये, 2,000 बच गया ना, उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अर्थात धार्मिक रूप से कोई कार्य करने का अधिकार, कुटिया उटिया बनाने का अधिकार, ये कहाँ है? 28 के अंदर। याद रखेंगे, ये धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, धार्मिक आजादी। कितने हुए? 4 हुए ना। 5वां नंबर पर है हमारे शैक्षणिक संस्थान और संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, जैसे मान के चलो 29 में कहा गया कि हमने इस्लाम परंपरा के लिए यानी इस्लामिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने मदरसों का निर्माण किया। ठीक है, मदरसों के संस्थापक बने, तो मदरसों के संस्थापक बने तो उसमें सारे नियम कानून मेरे होंगे। बात समझ पा रहे हैं? सारे नियम कानून किसके होंगे? मेरे। तो ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 29 के अंतर्गत। जैसे मान लो हम इस्लाम है, इस्लाम के अंतर्गत कोई हिंदू तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा ना, जितना हम जानते हैं। कोई अन्य संप्रदाय का, जैसे ईसाई आप मानो, ईसाई हो, ईसाई के जो कर्म कांड है उनको ज्यादातर आप ईसाई हो तो आप जानते हो ना, हम तो नहीं जानते। तो उसी तरह जो भी कार्य करना है वो ज्यादा हमको पता है, अर्थात पूरी तरह से कार्य करने का अधिकार किस पे है? उस पर हमें है। कहाँ? अनुच्छेद नंबर 29 के अंतर्गत मदरसा आदि स्थापित करने का अधिकार। याद रखेंगे। और उन पर प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 30 के अंतर्गत है हमें। जरा बताइए, ये सब आपको कंप्लीट हुए? लग जाएगा। अनुच्छेद नंबर 31 निराश्रित यानी हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था। याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 32 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने हृदय एवं आत्मा कहा है। क्या कहा? हृदय एवं आत्मा। कोई समस्या? अनुच्छेद नंबर 32 कहा है। याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 33 और 34, 33 के अंतर्गत कभी कभी आ जाता है। 33 के अंतर्गत कहा गया है कि हमारी आपकी जो सैनिक आदि है ना, इन सब पर जैसे आईबी है, रा है, ये सब कितना कार्य करेंगे, कहां से, अर्थात इन पर जो प्रशासन यानी हमारी सरकार जो पाबंदियां लगाएंगी उनका वर्णन है। ठीक, आपके लिए ज्यादा जरूरत का नहीं है। कभी कभी आ जाता है अनुच्छेद नंबर 34 में। क्या है? अनुच्छेद नंबर 34 के अंतर्गत जो है सैनिक शासन लगाया जाता है। ठीक, सैनिक शासन लगाया जाता है तो मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे।
34 लग जाएगा, 35 समाप्त हो जाएंगे। ये आपके फंडामेंटल राइट हुए। तो इस फंडामेंटल का राइट कहां से लिए गए हैं? यूएसए अर्थात अमेरिका से, याद रखेंगे ये अमेरिका। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 36 के बाद 36 से लेकर के 51 तक आ जाता है आपके डीपीएसपी। क्या जाते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका वर्णन कहां से कहां तक है आप याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक। ठीक, 36 से लेकर के 51 तक। ये जो है पहला सवाल, ये जो है न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इनको लेकर के जैसे अभी जैसे सोचो जरा, अनुच्छेद नंबर 36 ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, खाली इतना जान लो कि यहां से यहां तक है। ठीक, जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था वाली जो पेंशन मिलती है, अगर मान लो बाबा जी बंद कर दें, ठीक, हम आप कुछ नहीं कर सकते, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, अगर बाबा जी कहेंगे कि भैया हम नरेगा को काम ही नहीं देंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, प्रसूति सहायता मिलती है अनुच्छेद नंबर 42 के अंतर्गत, जो प्रसूति सहायता मिलती है, अगर कहेंगे बाबा जी कि भैया जितनी प्रसूति सहायता हम कहूँ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, लग जाएगा। ये कहाँ के काम है? डीपीएसपी। ठीक, जो निःशुल्क चिकित्सीय सहायता है, इन सब में अगर नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार जरा सोचो, वर्तमान चुनाव की बात करो। वर्तमान में लोग कहते हैं ना कि हम बिजली फ्री कर देंगे, है ना, और कितने भी समय कोई भी काम पड़े हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जितनी घोषणा से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को एक ट्रैक्टर मुफ्त में देंगे, है ना। अब जितना लंबा लंबा फेंक पावे, अगर यह जरा सोचो, अगर यह सब न्याय योग्य होता डीपीएसपी, तो किसी नेता की औकात ना पड़ती लंबा चौड़ा कर दे हम। ठीक है, जो कह देते हम ट्रैक्टर दे देंगे ना, तो बाद में ठीक है बच्चा वही घोषणा पत्र लाओ, कहाँ लेके चले जाओ कोर्टवा, लाओ ट्रैक्टर, सोच पा रहे, हिम्मत नहीं। ठीक, जैसे बहुत सारे इसी लंबा चौड़ा फेंक देते हैं। ठीक है, तो न्याय योग्य होना चाहिए तो जानो था, लेकिन नेतागिरी नहीं चलते फिर। ठीक, तो नेतागिरी तुम्हारी सबकी कहाँ दिखती है, मतलब जो राजनेता है की नेतागिरी कहाँ दिखती है? सब एक जगह दिखती है। अपनी तरह बोल के देखें, फंडामेंटल राइट में ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी महिलाओं को 10 बजे के बाद घर से निकलने का अधिकार दे देंगे, और सभी पुरुषों को 10 बजे के बाद गाँव बंद कर देंगे, घर के अंदर बंद कर देंगे। करके देखें, ठीक है। जहां प्रचार करने जाएंगे हो सकता है माला काहे पाएंगे, समझ सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट में लंबी लंबी नहीं फेंकेंगे, लेकिन जितने उनके हाथ में है ना, वो चाहे करे चाहे ना करे, वो सब लंबी लंबी वो फेंक देते हैं। समझ पा रहे हैं? लग जाएगा। तो ये न्याय योग्य नहीं है, याद रखेंगे। ठीक, इनमें से एक इंपॉर्टेंट सवाल है 51 नंबर। 51 नंबर अंतरराष्ट्रीय शांति की व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 51 ये कहता है कि हम समाज में ऐसे कार्य करेंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति बहाल रहे। ठीक है, यानी अशांति न फैले। ठीक, लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोई समस्या? ये डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी लिए कहां से गए हैं? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गए हैं, और आयरलैंड ने डीपीएसपी कहां से लिए हैं? उसका नाम है स्पेन से। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जाता है आर्टिकल नंबर 51 का ए या का, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें 11 प्रकार के कुल मिलाकर के मौलिक कर्तव्य हमारे बताए गए हैं कि हमारे देश के, जैसे कहा देश की मिट्टी, देश का जल, हवा देश का है कि नहीं, तो पर देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना, सही ना। जैसे मतलब कहेंगे देश हमको सब कुछ देता, हम खुद कुछ दिए सीखी, जब विश्व का हम ही देंगे तब ही तो हमको मिलेगा लौट के, जब हमें कुछ नहीं दिखाई लेने की। जैसे 5 किलो रसनवा है, सरकार दिए जा रही, एक दिन ऐसा आ जाएगा फूड क्राइसिस आ जाएगा, तो गोदामों में अनाज नहीं बचेगा तो क्या करोगे? बात समझ पा रहे हो नहीं? जैसे 5 किलो दिया जा रहा है ना, और आप जानते हो 5 क्विंटल चलाया जा रहा है, कितने गिलास बच रहा बताओ? 5 किलो दिया जा रहा, नहीं समझोगा, महीना में 5 किलो दिया जा रहा, और एक फसल गेहूं फसल मानो 3 महीने में तैयार हो जाती है ना, तो 5 नहीं 15, नहीं समझो,
15 किलो तुमका दिन गवा, ठीक, और करीब करीब 1 महीना में 1 क्विंटल के लगभग हरान के चरे की वजह से, तो 3 क्विंटल तो मान लो अमूमन 3 क्विंटल तो कम पैदा होगा ना। जरा सोचो तो लास्ट कितने हुआ, 2 क्विंटल 85 किलो की, बताओ ये माइनस में रहेगा, माइनस में तो है। एक दिन ऐसा आएगा इनके 5 किलो गवा काम से, ठीक है, और आग पड़ जाएगा अकाल। बात समझ पा रहे हो? ये व्यवस्था है। हराहा वराहा छूट है कौन अनुच्छेद के तहत बताओ? यानी गोवध यानी पशुपालन और कृषि, इन पर कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर 48 है ना। और 48 का के अंतर्गत क्या कहता है? 48 का या एक के अंतर्गत कि हम सारे पर्यावरण आदि की रक्षा करेंगे, है ना। जैसे शुरुआत में जब संविधान हमारा आप सबका बना था उसमें बताया गया कि भैया हराहन के और कृषि की हम व्यवस्था करेंगे, है ना। जैसे ये व्यवस्था की गई तो कुछ लोग क्या किए, दूसरा कंडौले सुलगा दिए कहते से, वो खूब प्रदूषण कर रहे हैं। सोच पर तो कहा गया कि बाद में जोड़ा गया, ठीक। चलो अखिलेश यादव गया भैया 2 बोरिया DAP और 5 बोरिया यूरिया का घोषणा दिए करे, फ्रेम दिए किए हैं, ये काहे में आएगा? DPSP में आएगा। सोच पा रहे हैं? तो बाद में नहीं दे पाएंगे क्या करोगे? ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारी आप सबकी घोषणा कब याद आती है? केवल चुनाव के समय, ठीक है, याद रखेंगे। चलो लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा आपका मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे आपके रूस से लिए गए। कहां से? रूस से। कोई समस्या? हमने बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन कराया, आप इन्हें ध्यान देंगे, ठीक है, और प्रश्न आपके पेपरों में आएंगे, संभावना है कुछ देखने में मिलेंगे, याद रखेंगे। चलो ध्यान दें, याद रखेंगे। बाबा जी लैपटॉप टैबलेट दिए कहें, ये काहे में आएगा? DPSP में। काहे में? DPSP लंबा चौड़ा फेंक दिए कि सबको हम एक टैबलेट देंगे, है ना। एक टैबलेट देके कौन सा खिलाए तो टैबलेट जनता हो, है ना। लैपटॉप दिए कहें नहीं दे पाए, कि काहे के अंतर्गत आएगा? DPSP के। अब लंबा चौड़ा खूब फेंक दिए, ठीक। जैसे प्रियंका गांधी स्कूटी दिया है काहे तहत? DPSP के तहत, ठीक है। किसानों को ट्रैक्टर देंगे काहे के तहत? DPSP के तहत, याद रखेंगे। यूरिया खाद और DAP मिलेगी फ्री में काहे के तहत? DPSP के तहत। मतलब काहे के है जितना घोषणा दे कई पाओ फेंका फेंक पाओ, ठीक है, और बाद में ना कही पाओ खींचने पर बैठ जाए, कहा गए सरकार तो बनेगी, है ही नहीं। जो वह हाल है, खून चूसे रहा, जो कि वह मोटाई तो है ये, है ना। वही तरह हम कस के घोषणा के ऊपर घोषणा कर देते हैं, सरकार बन गई और खा के अधिकता ले के बैठ जाएंगे, क्या समस्या? ये सब कहाँ होते? DPSP। इसे न्याय योग्य होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन होना चाहिए, तभी देश का भविष्य सुधरने में एक अहम योगदान होगा, ठीक। हम आपको सबका लोल बना रखे, पागल जो कहते हैं, है ना, तो ध्यान देना इसका। चलो।